तो बेसिकली आज की वीडियो में अपन एडिमा को थोड़ा क्लिनिकल टच देंगे। एडिमा के बारे में अपन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो अपन आज क्लिनिकल टच देंगे। बेसिक्स अगर याद करें तो अपनी बॉडी का अप्रॉक्स 60 to 70% पोर्शन क्या है? वाटर। ये वाटर भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, है ना। अगर इंट्रासेलुलर की बात करें तो 2/3 ऑफ वाटर तो इंट्रासेलुलर है, रिमेनिंग 1/3 ऑफ वाटर ही एक्स्ट्रा सेलुलर है, जिसमें भी मेजर पोर्शन इंटरस्टिशियल स्पेस में रहता है। ठीक है, केवल और केवल बॉडी का 5% वाटर ही ब्लड स्ट्रीम में रहता है, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में रहता है, बाकी मेजर पोर्शन इंटरस्टिशियल स्पेस में रहता है। अब जब ये इंटरस्टिशियल स्पेस में मेजर पोर्शन से भी ज़्यादा, मतलब जब वहाँ पे एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होने लग जाए फ्लूइड का, तो उसको बोलते हैं अपन एडिमा। एडिमा किसको बोलते हैं अपन? बेसिकली जब भी इंटरस्टिशियल स्पेस में एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होने लग जाए बॉडी फ्लूइड का। ठीक है, अगर अपन नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली ये इंट्रावस्कुलर और ये इंटरस्टिशियल स्पेस है ना, इनके बीच में, मतलब इंट्रावस्कुलर और इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में फ्लूइड कैसे ट्रांसफ़र होएगा, कब फ्लूइड बाहर से अंदर जाएगा, कब फ्लूइड अंदर से बाहर जाएगा, तो ये कौन मैनेज करता है? स्टार्लिंग फोर्स यही डिसाइड करते हैं। दो तरह के फोर्स होते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बेसिकली मैं ब्लड का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात करूँ यहाँ पे, तो वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को इंट्रावस्कुलर रीजन से बाहर निकालने के लिए, जबकि जो ब्लड में प्लाज्मा है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसको ऑन्कोटिक प्रेशर भी बोलते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल है बेसिकली ब्लड को वापस अंदर की तरफ, फ्लूइड को वापस अंदर की तरफ खींचने के लिए। तो इन दो प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होएगा तो ब्लड बाहर जाएगा वेसल से, जबकि जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होएगा तो ब्लड अंदर आएगा वेसल से, है ना। ये दो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नॉर्मली बॉडी में क्या होता है? तो नॉर्मली बॉडी में जो आर्टीरियल एंड होता है ना, वहाँ पे क्या होता है? फ्लूइड बाहर जाता है। आर्टरी के अंदर मतलब बेसिकली प्योर फ्लूइड है, प्योर ब्लड है, तो वो क्या बाहर जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो बाहर जाता है ना। तो आर्टीरियल एंड पे क्या होता है कि फ्लूइड फ्लोज आउट इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, जबकि वेन्युलर एंड पे क्या होता है कि फ्लूइड फ्लोज इन। वेन्युलर स्पेस में क्या होता है कि फ्लूइड वापस वेन के अंदर जाएगा, है ना, और उसके बाद वो फ्लूइड वापस चला जाएगा हार्ट में, फिर लंग में जाएगा वापस ऑक्सीजनेट होने के लिए। कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड बाहर रह जाता है, वो वापस वेन में कैसे जाता है? तो वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड रह गया इंटरस्टिशियल स्पेस में, वो जाएगा लिम्फेटिक वेसल में, फिर लिम्फेटिक वेसल से वो जाएगा थोरेसिक डक्ट में। ठीक है, वो कहाँ जाएगा? लिम्फेटिक वेसल से थोरेसिक डक्ट, और बेसिकली थोरेसिक डक्ट होते हुए वो वेन में जुड़ जाएगा। बेसिकली ये नॉर्मली ब्लड में होता है, ठीक है, बॉडी में होता है। अब एडिमा कब होएगा? अगर इस मैकेनिज्म में कहीं पे भी गलती हो जाती है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो एडिमा हो जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है? या तो आर्टरी से बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर निकल रहा हो, वो कब कंडीशन होगी? जब आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, क्योंकि बेसिकली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है ना ब्लड बाहर निकालने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? जब वेन्स के अंदर कम ब्लड आ रहा हो, है ना, बेसिकली बाहर गया हुआ ब्लड वापस अंदर नहीं आ रहा हो, मतलब जब ऑन्कोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई बहुत कम हो गया है, वो अंदर ब्लड खींच नहीं पा रहा हो। या क्या हो सकता है? लिम्फेटिक्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, है ना, क्योंकि बेसिकली इंटरस्टिशियल स्पेस में जो भी फ्लूइड बच रहा है उसके ड्रेनेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लिम्फेटिक्स। अगर लिम्फेटिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसका ड्रेनेज नहीं होगा, और इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या हो जाएगा? फ्लूइड एक्यूमुलेशन। उससे क्या हो सकता है? बेसिकली उससे एडिमा होएगा। तो ये चीज़ें होती है जो रेस्पॉन्सिबल होती है पैथोजेनेसिस ऑफ किस चीज़ के लिए? आपके एडिमा के। अगर अपन पहले की एग्जांपल, कुछ और बातें, बहुत जनरल बातें मैं अभी डिस्कस करता हूँ, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे क्या पता होना चाहिए आपको? जनरलाइज्ड एडिमा क्या होता है और लोकलाइज्ड एडिमा क्या होता है। जनरलाइज्ड एडिमा मतलब पूरी बॉडी में एडिमा साथ में हो रहा हो। लोकलाइज्ड एडिमा मतलब किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में एडिमा हो रहा हो। ठीक है, अगर आप आज जनरलाइज्ड एडिमा की बात करें तो आप एक बात समझो, जब बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन्स की कमी होगी तो पूरी बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन्स की कमी है,
बेसिकली पूरी बॉडी में जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स की कमी है, तो पूरी बॉडी के ब्लड का कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, जिसके कारण क्या होगा, पूरी बॉडी में एक साथ एडिमा देखने को मिलेगा, है ना। तो वो था बेसिकली जनरलाइज्ड एडिमा। जबकि लोकलाइज्ड एडिमा की बात करें तो आप इतनी सी बात समझो कि मान लीजिए कहीं पे इन्फ्लेमेशन हुआ, ठीक है, तो अपन जानते हैं इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन में बेसिकली वैसोडाइलेशन होता है और वस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पे वेसल में जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स थे वो सब उस वेसल से बाहर आ जाते हैं, है ना, परमिएबिलिटी बढ़ जाती है तो प्लाज्मा प्रोटीन्स वेसल से बाहर आते हैं। इन्फ्लेमेशन में बेसिकली अपन को प्लाज्मा प्रोटीन ही तो बाहर लाने होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन में ही ग्लोबुलिन सेक्शन है जो बेसिकली उस इन्फ्लेमेशन को ट्रीट कर सकता है ना। तो बेसिकली जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स बाहर आ जाते हैं, है ना, बट वो पूरी बॉडी में थोड़ी होते हैं, जिस साइड पे इन्फ्लेमेशन हुआ उसी साइड पे प्लाज्मा प्रोटीन बाहर आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो बेसिकली ये था लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन। कुछ और वर्ड्स होते हैं जैसे ट्रांसुडेट और दूसरा वर्ड है एक्सुडेट, ठीक है। इसको भी अपन बहुत बेसिक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कभी क्या होएगा, आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, बॉडी फ्लूइड बाहर आता है, फ्लूइड जरूर बाहर आता है प्लाज्मा मतलब वेसल से, लेकिन प्रोटीन्स बाहर थोड़ी आएंगे, प्रोटीन्स वेसल वॉल को क्रॉस थोड़ी कर पाएंगे, तो उसको बोलते हैं अपन ट्रांसुडेट। किस में देखने को मिलता है ये, जब भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा हो या जब भी कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में जब भी क्या होगा, एडिमा होगा, तो उसमें जो चीज़ बाहर आ गई वो ट्रांसुडेट होगी। जबकि इन्फ्लेमेशन के केस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के केस में प्लाज्मा प्रोटीन्स बाहर आते हैं, मतलब जो फ्लूइड बाहर आता है वो प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है ना। तो इस प्रोटीन रिच फ्लूइड को अपन बोलते हैं एक्सुडेट, ठीक है। एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ट्रांसुडेट वर्सेस एक्सुडेट। तो यहाँ तो मैंने बहुत बेसिक बात बता दी, अब प्रोटीन रिच फ्लूइड है तो आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू उसकी, है ना। ये कब बाहर आता है, इन्फ्लेमेशन के टाइम बाहर आता है। बेसिकली इस पर मैं 10 पॉइंट की एक और वीडियो बना दूंगा, छोटी सी वीडियो जिसमें 10 पॉइंट दिए होंगे कि ट्रांसुडेट क्या होता है, एक्सुडेट क्या होता है, बट ये बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब बढ़ता हो तो किस तरह से एडिमा होएगा। तो जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है तो दोनों तरह के एडिमा देखने को मिलते हैं, लोकलाइज्ड एडिमा और जनरलाइज्ड एडिमा। अगर अपन लोकलाइज्ड एडिमा की बात करें तो क्या हो रहा है, वीनस रिटर्न में कहीं पे लोकल इंपेयरमेंट अगर हो रहा हो, बॉडी में कहीं पे भी वीनस रिटर्न में लोकल इंपेयरमेंट हो रहा है, तो उससे क्या होगा, आर्टीरियल एंड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा। आप एक बात हमेशा दिमाग में रखो, क्योंकि अभी आगे मैं 2 मिनट बाद समझाऊंगा आपको ये बात, बेसिक केवल दिमाग में रखने की बात है। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी भी तरह की, तो इससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम जहाँ पे भी है ना, जो भी चीज़ है, ठीक है, वहाँ पे बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, बट अभी आप केवल इतना याद रखो कि जब भी कहीं पर कहीं प्रॉब्लम है तो उससे पहली वाली साइड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल 2 मिनट बाद समझाऊंगा मैं। तो अगर अपन बात करें डीप वेन थ्रोम्बोसिस में या कहीं पे वेन कंप्रेशन हो रहा हो, तो बेसिकली जब डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की या वेन कंप्रेशन होता है तो वहाँ पे लोकलाइज्ड एडिमा देखने को मिलता है, जिसका रीज़न क्या होता है कि वहाँ पे वीनस रिटर्न में इम्पेयरमेंट हुआ है, ठीक है। अपन ने पढ़ा था थ्रोम्बोसिस में कि डीवीटी ज़्यादा खतरनाक नहीं है एज़ कंपेयर टू, मतलब किस रिलेशन में, ऐसे तो डीवीटी खतरनाक बहुत ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये करवा देता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पर अगर एडिमा का कंसर्न देखें तो चूंकि डीवीटी बड़ी वेन्स में होता है तो वहाँ पे कोलेट्रल बहुत जल्दी बन जाते हैं, है ना, बड़ी वेन्स में कोलेट्रल बहुत जल्दी बन जाते हैं, उसके कारण एडिमा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन ये उल्टा ज़्यादा चिंताजनक बात है। क्यों चिंताजनक बात है, क्योंकि डीवीटी से डेथ तक हो सकती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म से, है ना। डीवीटी पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब 90% केसेस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज ड्यू टू डीवीटी। और बेसिकली डीवीटी खुद ही सिम्टमलेस है, क्योंकि वहाँ पे एडिमा हो, पेन, ये सब 5-7 मतलब थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, क्योंकि कोलेट्रल सर्कुलेशन बहुत जल्दी बन जाती है, ठीक है। इसलिए दूसरे कहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है लोकलाइज्ड का, वेन कंप्रेशन। एक और बहुत सिंपल एग्जाम्पल है जो अपन सबने देखा है,
बहुत लंबे टाइम तक अगर आप खड़े होगे तो आपको पोस्ट्यूरल एडिमा हो जाएगा, है ना। आपके लेग में एडिमा होता है तो वो भी बेसिकली लोकलाइज्ड एडिमा है, ठीक है। और जनरलाइज्ड एडिमा की बात करें तो जनरलाइज्ड एडिमा ड्यू टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या क्या हो सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दूसरा हो सकता है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। इनके कारण पूरी बॉडी में जनरलाइज्ड एडिमा देखने को मिलता है। अपन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से अभी जो मैंने 2 मिनट पहले बात समझाई थी उसको समझते हैं। बेसिकली आप एक बात समझो, मान लीजिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में या तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट खराब हो सकती है या राइट साइड ऑफ हार्ट खराब हो सकती है, या दोनों खराब हो सकती है। अगर अपन लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की बात करें, ठीक है, अपन क्या बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, तो अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट खराब हो रही है तो बेसिकली ये मान लीजिए लेफ्ट साइड है हार्ट की, ये राइट साइड है हार्ट की। इसके बाद अगर अपन बात करें तो राइट से लेफ्ट में ब्लड जा रहा है, ठीक है, और फिर लेफ्ट से वापस राइट में ऐसे ब्लड, इस तरह से कोई सर्कुलेशन देखने को मिलता है अपन को। यहाँ पे बीच में क्या आ गया लंग्स, और यहाँ पे क्या आ गया टिश्यू, ठीक है, बेसिकली पेरिफेरल। तो अगर अपन बात करें कि जब लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट खराब होएगा, ठीक है, तो कहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ रहा है, लंग में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ रहा है। मैं बात बता चुका हूँ कि जो चीज़ खराब होती है उससे पहले हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है। तो जब भी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट खराब होएगा आपको कौन सा एडिमा देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि लेफ्ट साइड अगर आपका खराब हो रहा है हार्ट का तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ रहा है लंग्स में, लंग्स के सर्कुलेशन में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ रहा है, जिसके कारण पल्मोनरी एडिमा होता है। जबकि जब भी राइट साइड ऑफ हार्ट खराब होएगा, कहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ रहा है, वीनस पूलिंग, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ रहा है बेसिकली, उसके कारण इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड ज़्यादा जा रहा है, वो सब कहाँ पे हो रहा है, पेरिफ्री में। तो राइट साइड ऑफ हार्ट जब खराब होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में तो पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलता है, जबकि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जब खराब होता है तो कौन सा एडिमा देखने को मिलता है, पल्मोनरी एडिमा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, मैंने यहाँ पे क्रॉप करते वक्त उसको भी कट कर दिया गलती से, तो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस भी जनरलाइज्ड का एग्जाम्पल है। दूसरे अगर अपन बात करें तो डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, बेसिकली डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर में कौन मेंटेन करके रखता है, एल्ब्यूमिन, है ना, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है। अब बेसिकली इससे क्या होएगा जनरलाइज्ड, क्योंकि पूरी बॉडी में साथ में एल्ब्यूमिन की कमी हो रही है। ऐसा तो होगा नहीं केवल पाँव में एल्ब्यूमिन की कमी हो रही है, पूरी बॉडी में साथ में एल्ब्यूमिन की कमी होती है ना, पूरी बॉडी के प्लाज्मा में साथ में एल्ब्यूमिन की कमी होती है। क्या रीज़न हो सकता है, या तो सिंथेसिस से कम हो रहा हो जैसे साइरोसिस के केस में, लिवर साइरोसिस के केस में, या माल न्यूट्रिशन के केस में अगर आप प्रोटीन इंटेक नहीं कर रहे हो तो एल्ब्यूमिन बनेगा कैसे, या फिर एल्ब्यूमिन का लॉस ज़्यादा हो रहा हो। यूरिन के फॉर्म में लॉस किस कंडीशन में होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जबकि आपकी फीकल मेटल के केस में किस केस में होता है, एंटेरोपैथीज, ठीक है, गैस्ट्रिक एंटेरोपैथीज में एल्ब्यूमिन फीकल मैटर के साथ निकल जाता है, वहीं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एल्ब्यूमिन यूरिन के साथ निकल जाता है। इसमें कौन सा एडिमा देखने को मिलता है, जनरलाइज्ड एडिमा। बेसिकली अभी जो पढ़ा अपन ने और इससे पहले जो पढ़ा था, इन दोनों में जो फ्लूइड बाहर निकलता है वो प्रोटीन रिच फ्लूइड नहीं होता है ना, वो फ्लूइड प्रोटीन रिच फ्लूइड नहीं होता है, तो उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, ट्रांसुडेट, ठीक है, ये प्रोटीन रिच फ्लूइड नहीं होता है। इसके बाद अगर अपन बात करें अगला सोडियम एंड वाटर रिटेंशन के बारे में, तो अगर अपन सोडियम रिटेंशन और वाटर रिटेंशन की बात करें तो बेसिकली बात समझो, जहाँ पे सोडियम जाएगा पीछे पीछे पानी तो अपने आप आ जाएगा, पिच्छू पिच्छू पानी अपने आप आ गया। तो अगर पिच्छू पिच्छू पानी अपने आप आ गया तो आप एक बात समझो, क्या जब भी बॉडी में सॉल्ट रिटेंशन होगा वाटर रिटेंशन ऑटोमेटिकली होगा। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण दो चीज़ें हो रही है। पहली तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि वाटर रिटेंशन हो रहा है, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ रहा है। दूसरा ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो रहा है क्योंकि वाटर रिटेंशन हो रहा है, डाइल्यूशन, जैसे जैसे पानी बढ़ेगा डाइल्यूशन होता रहेगा, तो उसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया। बेसिकली दो ही तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है एडिमा कराने के लिए, ठीक है, तो उसके कारण भी एडिमा हो जाता है। इसमें भी दो कॉज होते हैं, प्राइमरी कॉज जिसमें सीधा किडनी में ही कोई खराबी हो गई हो जिसके कारण सोडियम वाटर रिटेंशन हो रहा है, जैसे रीनल फेलियर हो गया, ग्लोमेरुलोपैथीज हो गई, इसमें सीधा किडनी में खराबी के कारण सोडियम वाटर रिटेंशन होता है। जबकि अगर अपन सेकेंडरी कॉज की बात करें तो उसमें किसी कंडीशन में अगर डिक्रीज रीनल परफ्यूजन हो रहा है जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसमें बेसिकली क्या होता है, रीनल परफ्यूजन डिक्रीज हो जाता है। तो इस रीनल परफ्यूजन डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, इस रीनल परफ्यूजन डिक्रीज होने के कारण बेसिकली एडिमा होता है। क्यों एडिमा होता है ये वाला,
तो अगर आप बात करें रीनल परफ्यूजन सब जब कम होता है तो बॉडी में रास एक्टिवेशन हो जाता है ना, रास एक्टिवेशन हो जाता है। और क्या हो जाता है, अगर इसी के साथ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्योंकि किडनी में प्रॉब्लम हो रही है तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन हो जाता है। बेसिकली एक तरह से जो वेसोमोटर टोन का सिक्रेशन हो जाता है। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बेसिकली सबसे पहले कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कार्डियक आउटपुट में गड़बड़ हो रही है। तो ये सब कुछ सिक्रेशन होता है और इन सब कुछ सिक्रेशन का बेसिक एम क्या है, कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करके रखना। थोड़े टाइम तक तो ये सब कार्डियक आउटपुट मेंटेन करके रखते हैं, बट जब वो हार्ट फेलियर कंडीशन क्रिटिकल होने लगती है तो कार्डियक आउटपुट धीमे धीमे गिरता रहता है, जिसके कारण शुरुआत में तो ये सब बेनिफिशियल थे, पर अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कारण ब्लड बाहर जा नहीं, सॉरी वाटर बाहर जा नहीं रहा है ना, डायूरेसिस हो नहीं रही, तो ये वाटर बेसिकली बॉडी में रिटेन रहने लग जाता है जो एडिमा कॉज कर देता है। ठीक है, कुछ पल्मनरी कैंसर्स के केस में इसमें क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है तो ये सेरेब्रल एडिमा करवा देता है। ठीक है, तो बेसिकली ये था सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, बात यह है कि मान लो जो अभी मैंने जो लंग की और जो केस सब बताया था, इसमें मान लीजिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लंग में या पिट्यूटरी ट्यूमर में या किसी तरह की मैलिग्नेंसी में इसमें एडीएच हार्मोन का बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, जो बेसिकली सेरेब्रल एडिमा करवाता है। बात दिमाग में रखना कि इन कंडीशन में सेरेब्रल एडिमा देखने को मिलता है, पेरिफेरल एडिमा देखने को नहीं मिलता। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कॉज अभी तक पता नहीं है शायद, बट सेरेब्रल एडिमा करवाता है, पेरिफेरल एडिमा नहीं देखने को मिलता। साथ में बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये बात, तो बेसिकली अब अपन चौथे कॉज के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हो रहा है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, क्या हो रहा है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, बेसिकली ड्रेनेज ऑफ लिम्फ में प्रॉब्लम आ रही है जिसको बोलते हैं अपन लिम्फेडिमा। ठीक है, ये लोकलाइज्ड एडिमा करवाता है, जनरलाइज नहीं करवाता। क्यों लोकलाइज्ड करवाता है, ये लोकलाइज्ड एडिमा इसलिए करवाता है क्योंकि आप मान के चलो ना कि अगर पाँव में लिम्फेटिक प्रॉब्लम है तो वो पूरी बॉडी में एडिमा थोड़ी करवाएगा, पाँव में ही एडिमा करवाएगा, है ना। जबकि जनरलाइज्ड कैसे हो रहा था, जैसे सीरोसिस का केस था, उसमें पूरी बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन बेसिकली बनते लीवर से, बट लीवर सीरोसिस के कारण एल्ब्यूमिन बन नहीं रहा। तो जब एल्ब्यूमिन नहीं बन रहा तो पूरी बॉडी में जनरलाइज्ड एडिमा करवा रहा है। जबकि यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है अगर पाँव में है तो पाँव में ही नहीं करवाएगा, मतलब पाँव में ही करवाएगा एडिमा। ठीक है, तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन से जो एडिमा होता है ना वो लोकलाइज्ड होता है। अगर अपन इसकी बात करें कि क्या क्या केसेस में देखने को मिलता है, तो पहला क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक्स, एक कंडीशन होती है एलजीवी जिसको अपन बोलते हैं लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरियम। क्या बोलते हैं, लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरियम एक कंडीशन होती है जिसमें लिम्फेडिमा होता है। बेसिकली इसमें लिम्फेटिक्स का इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, तो इसमें लिम्फेडिमा देखने को मिलता है स्क्रोटल और वल्वल रीजन में। ठीक है, स्क्रोटल और वल्वल रीजन में आपको एडिमा देखने को मिलेगा। लोकलाइज्ड एडिमा केवल स्क्रोटल और वल्वल रीजन में देखने को मिलता है, एलजीवी के कारण देखने को मिलता है। बेसिकली ये बात है, क्यों, क्योंकि बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक्स हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है लिम्फेटिक का, बस यही रीज़न होता है। अगर अपन दूसरी बात करें तो इन्वेजिव मैलिग्नेंट ट्यूमर, बहुत बार मैलिग्नेंट ट्यूमर, क्योंकि बेसिकली वो भी लिम्फेटिक से ही मेटास्टेसिस करते हैं, तो उसके सेल्स बीच में ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकते हैं, है ना, जिसमें लिम्फेडिमा, जिसके कारण भी लिम्फेडिमा देखने को मिलता है, जिसका एग्जांपल है ब्रेस्ट कैंसर। इसमें अपन जानते हैं कि जो सबक्यूटेनियस वेसल्स होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाता है लिम्फेटिक वेसल्स में, जिसके कारण प्योर डी ऑरेंज लाइक अपीयरेंस होने लग जाता है। अपन इसके बारे में एनाटॉमी में डिस्कस कर चुके हैं। या कभी लिम्फेटिक ड्रेनेज के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, जैसे थोरेसिक डक्ट है उसके ऊपर किसी ट्यूमर का प्रेशर आ रहा है, ठीक है, उसके कारण भी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। और अगर अपन लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो सर्जरी और रेडिएशंस, इसके कारण भी कुछ डैमेज होते हैं, जिनके कारण बहुत कॉमन एग्जांपल है कि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट की सर्जरी के बाद उसके जो एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स हैं उनको निकालने के बाद वहाँ पे अपर आर्म में सीवियर एडिमा देखने को मिलता है। तो उसके बेसिकली कॉज क्या है, डैमेज बाय सर्जरी। फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस, अपन वोचेरिया बेनक्रॉफ्टी करवाता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। इसमें भी आपको जानते हैं कि क्या होता है, बेसिकली इंग्वाइनल रीजन में
लिम्फेटिक्स में पैरासाइट रहता है, जिसके कारण वहाँ की लिम्फेटिक्स खराब हो, मतलब सॉरी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, जिसके कारण पाँव हाथी जैसा हो जाता है, इसलिए इसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं बेसिकली। तो ये तो अपन सब जानते ही है। इसके बाद कुछ हेरिडिटरी कंडीशंस होती है जैसे मिलरॉय डिजीज़, इसमें एक या दोनों लोअर लिम्ब में इन एडिमा देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली ये था कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के बाद एडिमा कब कब देखने को मिलता है। तो अपन वापस अगर एक बार डिस्कस कर लें तो क्या हो सकता है कि खुद लिम्फेटिक्स का क्या हो रहा है, लिम्फेटिक्स का खुद का हो रहा है इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, एलजीवी में था। और क्या कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि लिम्फेटिक ड्रेनेज के ऊपर प्रेशर लग रहा है, जिसके कारण लिम्फेटिक वेसल्स के ऊपर, बेसिकली मान लीजिए थोरेसिक डक्ट के ऊपर ट्यूमर का प्रेशर लग रहा है। तो ये हो गया आपका दूसरा। अगर अपन बात करें तो सर्जरी के कारण, रेडिएशन के कारण भी देखने को मिलता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद अपर आर्म में होता है। एक और अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर खुद, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली मेलिग्नेंसी के कारण क्या होता है, मेलिग्नेंसी के कारण ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ना। बेसिकली मेलिग्नेंसी के कारण अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, जैसे प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट है ना, तो वो भी बेसिकली क्या करवा रहा है, सब क्यूटेनियस वेसल्स का, लिम्फेटिक वेसल्स का बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा है। पैरासाइटिक इन्फेस्टेशंस या हेरिडिटरी कंडीशंस, ये बेसिकली सब रेस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, और जिसके कारण क्या हो रहा है एडिमा। क्यों हो रहा है, पहली बात तो लोकलाइज्ड हो रहा है, और क्यों हो रहा है, क्योंकि बेसिकली जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके ड्रेनेज कौन करवाता है, उसका ड्रेनेज करवाता है लिम्फ। क्या क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे एडिमा के, तो जनरलाइज सबक्यूटेनियस टिश्यू एडिमा देखने को मिलता है कार्डियक रीनल डिजीज में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रीनल डिजीज में जनरलाइज्ड एडिमा देखने को मिलता है। ये बात तो डायग्नोसिस में भी यूज़ ली जाती है। ठीक है, बेसिकली चेक करते वक्त यूज देखते हैं इस बात को। बेसिकली जो एडिमा होता है अपन को याद है, जनरल हिस्ट्री में अपन एडिमा भी देखते हैं, है ना। अपन जो जनरल एग्जामिनेशन करते हैं उसमें अपन एडिमा भी देखते हैं, साइनोसिस एडिमा, ये याद है ना, फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में अपन ने किया था। अगर अपन पल्मनरी एडिमा की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर अपन डिस्कस कर चुके हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, पल्मनरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। या किस में हो सकता है, पल्मनरी इन्फ्लेमेशंस में, पल्मनरी इन्फेक्शंस में, इसमें पल्मनरी एडिमा देखने को मिलता है। सेरेब्रल पेरेन्काइमल एडिमा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। क्यों लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, क्योंकि इस एडिमा में बेसिकली ब्लड वेसल्स ऑक्लूड होने लग जाती है, या फिर ब्रेन हर्निएट होने लग जाता है थ्रू फोरामेन मैग्नम, जिसके कारण बेसिकली मेड्यूलरी सेंटर का डैमेज शुरू हो जाता है। और अपन जानते हैं जितने भी वाइटल ऑर्गन के सेंटर है वो मेड्यूला में ही है, तो उसके कारण डेथ हो जाती है। तो बेसिकली सेरेब्रल एडिमा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। मिक्सिडेमा है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म में मिक्सिडेमा देखने को मिलता है, नॉन पिटिंग टाइप का एडिमा होता है। ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेन हाइलोरोनिक एसिड ऑन स्किन, बेसिकली फेस पे देखने को मिलता है। अपन जानते हैं नॉन पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा फेस पे देखने को मिलता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। और पेपिलडेमा, इसमें क्या होता है बेसिकली ऑप्टिक नर्व का जो हेड है उसकी स्वेलिंग होती है। ठीक है, क्यों स्वेलिंग होती है, या तो जो नर्व है वो कंप्रेस हो रही है उसके कारण, या उसके चारों तरफ जो CSF है, बेसिकली ऑप्टिक नर्व के चारों तरफ CSF होता है। आप जानते हैं ना, ऑप्टिक नर्व बेसिकली एक CNS का ही पार्ट है ना। तो बेसिकली ऑप्टिक नर्व के चारों तरफ क्या होता है, CSF होता है। बाकी सब क्रेनियल नर्व्स में नहीं होता, बट ऑप्टिक नर्व में होता है। और रेज CSF, अगर आप वो CSF बढ़ेगा जो नर्व के सराउंडिंग है, तो उसके कारण नर्व के ऊपर प्रेशर लगेगा, या नर्व किसी और कारण से कंप्रेस हो रही हो, तो इनके कारण ऑप्टिक नर्व के हेड की क्या हो जाती है, स्वेलिंग, एडिमा होता है वहाँ पे, उसको बोलते हैं पेपिलिडेमा। तो बेसिकली अपन ने एडिमा को क्लिनिकल टच दिया था, पूरा क्लिनिकल टच दिया था मैंने, मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं समझा सकूँ। थैंक यू। दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अब तो 500 करवा दो फटाफट। थैंक यू।